हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास थी, उसमें हमने कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था कि कॉलेज लाइब्रेरी क्या होती है, क्या उसमें किस तरीके के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, किस तरीके की सर्विसेज हम अपने स्टूडेंट को, रिसर्चर को और फैकल्टी मेंबर्स को देते हैं, और क्या क्या इसेंशियल्स जो होते हैं लाइब्रेरी में होने चाहिए, बेसिक हमने पढ़ा था उनके बारे में। और जहाँ तक कि लाइब्रेरी में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके बारे काफ़ी कुछ हमने बुक्स के रिगार्डिंग, मैगजीन्स के रिगार्डिंग और उनसे जुड़े फर्नीचर के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी बेस हमारा तैयार हो गया था। अब करते हैं इंटरव्यू में कुछ करंट ट्रेंड्स पर भी पूछा जा सकता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि जो इंटरव्यू में कई तरीके के मेंबर्स रहते हैं बोर्ड में, जो इंटरव्यू का जो बोर्ड पैनल होता है उसमें कई मेंबर होते हैं। कुछ लाइब्रेरी साइंस के बारे में पूछेंगे, कुछ करंट ट्रेंड के बारे में पूछेंगे, कुछ लाइब्रेरी के पूछेंगे, कुछ आईसीटी से पूछेंगे। तो हमें हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम उसके बारे में उनको बता सकें अच्छे से। तो आज बात करते हैं कुछ करंट ट्रेंड की जो लाइब्रेरी साइंस में चल रहे हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं अपनी इफ्ला की। इफ्ला क्या है हम सभी को पता होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सभी ने कहीं ना कहीं इफ्ला के बारे में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसके आगे बाद में इंस्टीट्यूशन शब्द भी जुड़ गया था। पहले ये सिर्फ था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, नाउ इट्स इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो क्या है इफ्ला? एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट non-government, non-for-profit, profit, public benefit ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है इफ्ला? हमारी इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट नहीं है ये, इंटरनेशनल लेवल की है। नॉन प्रॉफिट, जहाँ पे किसी तरीके का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और पब्लिक बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर पब्लिक पब्लिक को बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक का यहाँ पर मतलब हो गया हमारा लाइब्रेरी के यूजर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल लेवल की जो लाइब्रेरीज हैं उनके मेंबर्स हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, इंस्टीट्यूशनल लाइब्रेरी हो गई, सब मिलकर एक एसोसिएशन के रूप में इससे इस इंस्टीट्यूट से, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1927 में द हेग में, नीदरलैंड। कहाँ पर है ये? नीदरलैंड, नीदरलैंड इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आज ये बहुत बड़े लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है लाइब्रेरीज के लिए, इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। कई टर्म से हम इसको बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या पर्पस था इसका, क्यों इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका मेन पर्पस था प्रमोट करना, लाइब्रेरीज को प्रमोट करना, रीडिंग स्किल्स को प्रमोट करना, रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना, जो हमारे प्रोफेशनल हैं उनके लिए समय समय पर जुड़ना, उनकी प्रैक्टिस कराना न्यू ट्रेंड से, और लाइब्रेरी के फील्ड में क्या नया है और क्या नया कर सकते हैं उनसे जोड़े रखना। ये सब जो काम था, इसीलिए इनके सब जो कार्य थे, इसी के लिए इफ्ला का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो अब बात करते हैं इफ्ला में करंट में क्या चल रहा है। तो काफी कुछ है इफ्ला में पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ। इफ्ला की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ्ला की एनुअली हर साल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराता है। 2024 में इफ्ला ने कोई भी
कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज नहीं कराई थी, इसकी कॉन्फ्रेंस को बोलते हैं WLIC, यानी इफ्ला वर्ल्ड। W का मतलब यहाँ पर वर्ड हो गया, WORLD, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये एवरी ईयर इफ्ला ऑर्गेनाइज कराता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो 2024 में कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। उसके बाद में 2025 में हुई थी, ये हुई थी कजाकिस्तान में। 2026 की जो कॉन्फ्रेंस है वो अभी अगस्त में ऑर्गेनाइज होगी। बुसान शहर है साउथ कोरिया का, साउथ कोरिया, वहां पर ये ऑर्गेनाइज होगी। आप नोट डाउन कर लीजिए 2026 में अगस्त मंथ में 10 टू 13 अगस्त को बुसान शहर में साउथ कोरिया में ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाएगी। अच्छा, ये तो हुई 2026 की। जो नेक्स्ट आने वाली है ये करंट में आपसे पूछ सकते हैं कि इफ्ला की WLIC बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस कहाँ ऑर्गेनाइज होगी? तो ये बुसान साउथ कोरिया में होगी। 2024 में नहीं हुई थी, 2025 में कजाकिस्तान में हुई थी लास्ट ईयर। अब बात करते हैं जो 2027 जो फ्यूचर, इसको फ्यूचर बोलेंगे, फ्यूचर कांग्रेस कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएगी? तो ये हमारी की जाएगी लंदन में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि 2027 में आपको पता है क्या है इफ्ला के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए और फिर मैं बता दे रही हूँ आपको क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 13 सितंबर 2027 को इफ्ला अपने 100 इयर्स को कंप्लीट करेगा। क्योंकि इफ्ला का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो स्टैंड जब हुआ था तो उससे 100 ईयर प्लस करेंगे 1927 से, तो 2027 होगा, यानी ये अपनी 100 इयर्स को सेलिब्रेट करेगा। सेंटेनियस ईयर बोलेंगे, ठीक है। और ये जो होगी शायद कॉन्फ्रेंस हमारी, अभी डेट तो इसकी कोई डिसाइड नहीं की गई है कहाँ, लेकिन प्लेस आ गया है कि ये लंदन में होगी। और इसके साथ में अभी कुछ मंथ पहले इफ्ला ने इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जो 2027 की थी, कुछ जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं हमारे, उनसे कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। मतलब पैसे वाला कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ हेल्प मांगी थी, कुछ अवार्ड्स रखे थे और साथ में कुछ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी रखा था। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज जो हमारी हैं, जो भी बेस्ट शॉर्ट स्टोरी रहेगी वहां पर इफ्ला में सेंड करनी थी हमको मार्च के मंथ में। जो भी बेस्ट शॉर्ट स्टोरी होगी उस टाइम इफ्ला की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट की जाएगी, जो सेलेक्ट की जाएगी और बाद में इफ्ला की कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होगी, शो होगी, उसको इफ्ला WLIC की लंदन की रजिस्ट्रेशन फ्री मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया जाएगा। और प्लस इसके अलावा इफ्ला का लोगो डिजाइन करना था, उसकी लास्ट डेट मई थी अभी। अब कुछ मई शायद 15 मई तक लास्ट डेट इन्होंने दी थी। लोगो ड्रॉ करके उनको भेजना है, एक लोगो बना के भेजना है। जिसका भी लोगो चूज होगा उसको रजिस्ट्रेशन लंदन की कॉन्फ्रेंस में मिलेगा, फ्री मिलेगा। और उसके साथ में कुछ शायद मनी, कुछ वाउचर भी था। इफ्ला की मेंबरशिप भी फ्री थी 1 ईयर के लिए, इसमें भी मेंबरशिप फ्री थी और इसमें भी मेंबरशिप फ्री थी 1 ईयर की।
इसके अलावा एक तो उन्होंने और अवार्ड रखे हुए थे, डिफरेंट टॉपिक पे थे, आप इटला की साइड पे जाएंगे तब देखना। इस तरीके से कुछ कंपटीशन उन्होंने अभी लास्ट मंथ में ऑर्गेनाइज कराए थे, वो बना के भेजना था उनको। शॉर्ट लिस्ट अगर वो होते हैं जैसे जिसका भी चूज होगा तो इस तरीके से उनको कुछ अप्रिशिएशन और ये रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप ये सभी फ्री में मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इफ्ला के बारे में डेप्थ में हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ट्रेन में आपसे पूछ सकते हैं, मुझसे भी इंटरव्यू में पूछा था, थोड़े करेंगे। व्हाट इज NDLI? तो NDLI का मतलब है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? ये है हमारी IIT खड़गपुर में। IIT ये क्या था? पहले एक प्रोजेक्ट था, IIT खड़गपुर का ये प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, जिसको बाद में बढ़ाकर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नाम दिया गया। और ये NDLI वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। क्या है? वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। आप NDLI की वेबसाइट में जाके वेबसाइट से डेप्थ में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। है क्या NDLI? NDLI एक वर्चुअल रिपोजिटरी भी है। वर्चुअल रिपोजिटरी है जहाँ पर कलेक्शन है हमारा, ई रिसोर्स का कलेक्शन है, मैगजीन्स का कलेक्शन है, UG PG रिसर्च स्कॉलर, इसके अलावा डिफरेंट स्ट्रीम के सब्जेक्ट हो गए, अकाइव्स हो गए, हिस्टोरिकल अकाइव हो गए, कल्चरल अकाइव हो गए, उनसे रिलेटेड जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोजेक्ट है, आपको NDLI पर मिल जाएंगे। आप वहां पर जाके किसी भी फील्ड की, मेडिकल फील्ड हो, टेक्निकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, ICT, आर्ट हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटी हो, किसी का भी डेटाबेस आप वहां से ले सकते हैं। UG से रिलेटेड भी है, PG से भी रिलेटेड है, रिसर्च से भी रिलेटेड है, कल्चरल से भी रिलेटेड है, हर तरीके की स्ट्रीम आपको मिल जाएगी। आपको सर्च करना है, सब्जेक्ट वाइज सर्च कर लीजिए, स्ट्रीम वाइज जो भी आपकी स्ट्रीम जिस स्ट्रीम में है, जैसे आपको देखना है कि कल्चर अकाइव है तो आप उस सर्च इंजन उस सर्च की टर्म से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आपका UG है तो UG से आप सर्च कर सकते हैं, PG से सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट से सर्च कर सकते हैं, किसी ऑथर से सर्च, कई तरीके का इन्होंने सर्च इंजन के लिए फैसिलिटी दी है और काफी सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो IIT खड़गपुर का प्रोजेक्ट था और IIT खड़गपुर में ये है। अब इसकी स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा था? इसको स्पॉन्सर कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लेटफॉर्म क्यों क्या इन्होंने चूज किया है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट इंडिया में NMEICT। NMEICT है नेशनल मिशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इट इज स्पॉन्सर्ड, मतलब स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आपको मैंने बताई दिया, स्कूल, कॉलेज,
और जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, कंपटीशन एग्जाम की, सभी के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और डिफरेंट डिफरेंट इंडियन लैंग्वेज जो है हमारी, शायद 20 लैंग्वेज में इनके पास में डेटा है। किसी भी लैंग्वेज में आप जाके वहाँ से डेटा को सर्च कर सकते हैं। अपना जो रिलेटेड कैडमिक रिलेटेड डेटा है आपको मोस्टली सारी लैंग्वेज में मिल जाएगा। और जो 10 लैंग्वेज को उन्होंने यूज किया था, 10 मोस्ट प्रोवाइडली यूज इंडियन लैंग्वेज, उनको रखा था, शायद बढ़ा दी गई है, अभी मैंने अपडेट नहीं किया इस चीज को। तो ऑल अकेडमिक जो लेवल है हमारे, सभी के लिए आपको ये हेल्प करेगा। आपको, आप एक बार जाके इसकी साइट पे सर्च कर सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी है, वो रिसर्च की फैसिलिटी है, और मल्टीपल सोर्सेस इसमें अवेलेबल हैं। और इसको जो ऑपरेट कर रही है, जो डेवलप कर रही है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर, मतलब कि एनडीआई, क्योंकि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल रिपोजिटरी, तो कोई तो इसकी देख रेख कर रहा होगा। तो ये कौन कर रहा है? आईआईटी खड़गपुर। अब बात करते हैं ये नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये क्या है? आपका जो गवर्नमेंट का एक मिशन है एजुकेशन के लिए, नेशनल मिशन, जैसे कि आपने सुना पहले था, सभी को पढ़ना है, सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट से लेके 8 क्लास तक। और जो भी गवर्नमेंट के एजुकेशन से रिलेटेड योजनाएं, स्कीम्स आती है, वो हमारी नेशनल मिशन एजुकेशन के अंदर आती है। अब इसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया है। मतलब जो भी कंटेंट है आपको ऑनलाइन भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की हेल्प से मिल रहा है। तो इसमें पहले नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन के साथ में आईसीटी को भी इसमें जोड़ दिया गया है। मैं नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो एनडीएलआई के बारे में आपको पता चल गया, क्या क्या टॉपिक थे, क्या क्या इसके अंतर्गत बेसिक चीजें थी, सारी मैंने बता दी है। अब तीसरा जो टॉपिक है एनडीएलआई के बाद में हमारा है, मेरे इंटरव्यू में पूछा था, वो ये पूछा गया था कि एनडीएलआई जो है उसको कौन ऑपरेट कर रहा है, उसको कौन, लॉन्च हुआ था उस ईयर में, तो कौन उसको ऑपरेट कर रहा है, कौन उसको बना रहा है, कहाँ पे वो है? तो ये आईआईटी खड़गपुर है, मैंने आपको बताया था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इंक्रीमेंट जो सेंटर है, ये कहाँ पर है? ये हमारा गांधीनगर में है, सभी को पता होगा। और ये क्या है? एक ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इंटर, पूछ सकते हैं आपसे इंप्लीमेंट क्या है? तो एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईयूसी। आईयूसी। और किसका है ये? यूजीसी का, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली। यूजीसी कहाँ है? न्यू दिल्ली। किसका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है? यूजीसी न्यू दिल्ली का। और यूजीसी किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने सारे टर्म्स हैं इसमें, आप देखिए। इन्फिनेट खुद क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। सेंटर इसका गांधीनगर। ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है इसका यूजीसी का, यूजीसी कहाँ है? न्यू दिल्ली में।
और किसके अंदर रन हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। कब स्टैब्लिशमेंट हुआ था? ये प्रोग्राम था, ये क्या था? ये नेशनल प्रोग्राम था यूजीसी का, जो इनिशिएट हुआ था। कब इनिशिएट हुआ था? 27 फरवरी 1991। ये प्रोग्राम था जो आईयूसी के अंदर हुआ था, नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल लेवल का प्रोग्राम था, जो इनिशिएट हुआ था 27 फरवरी 1991। उसके बाद में ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना 1996 में, मई 1996 में, 1996 सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ना, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना, इंटर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बना, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी सेंटर बना। कब बना ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर? मई 1996 में। अब बात करते हैं प्रेजेंट में डायरेक्टर कौन है इसकी। प्रेजेंट में डायरेक्टर है प्रोफेसर देविका पी मदाली। इनकी प्रेजेंट डायरेक्टर है प्रोफेसर देविका पी मदाली है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, ये इसके हेड है। उनकी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, तो जो हमारे जो भी वहाँ के मिनिस्टर होते हैं वो इसके हेड रहते हैं। और ये डायरेक्टर इसकी है प्रोफेसर देविका पी मदाली। ऑब्जेक्टिव सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव बताने की जरूरत नहीं है कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, ये लाइब्रेरी को जोड़ता है, नेटवर्क बनाता है, ये सब बेसिक्स है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके साथ में जुड़ा हुआ है, यूजीसी के मेजर प्रोग्राम है वो इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट है। एंड इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका जो मेन फंक्शंस जो है, एक्टिविटीज है, वो क्या है। प्रोग्राम फॉर एक्टिविटीज करते हैं, प्रोग्राम एंड एक्टिविटी एक्टिविटीज। पहले प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, इंट कैट। फर्स्ट है हमारा इंट कैट। व्हाट इज इंट कैट? शॉर्ट में पढ़ेंगे। इंट कैट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कैट का मतलब हो गया कैटलॉगिंग, इंट का मतलब हो गया इंडिया। यूनियन कैटलॉगिंग, यूनियन यूनियन कैटलॉग जो होते हैं, जिसने भी कैटलॉग में पढ़ी होगी उसको पता होगा यूनियन कैटलॉग क्या होता है। जो यूनियन कैटलॉग होते हैं ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का फुल फॉर्म है यूनियन कैटलॉग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इन कैट। जो जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, कैटलॉग क्या होता है? जब भी हम किसी बुक की कैटलॉगिंग करते हैं, उसकी बिब्लियोग्राफी तैयार करते हैं, उसको हम कैटलॉगिंग बोलते हैं। कार्ड बनाते हैं, उसके अंदर सारी बुक्स की डिटेल होती है, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देते हैं, कैटलॉग कहलाता है। अब सभी यूनिवर्सिटी में कुछ बुक्स कॉमन होती हैं, सभी इंस्टीट्यूट में कुछ बुक्स कॉमन होती हैं, सभी के लिए बार बार हर यूनिवर्सिटी में कैटलॉग बनाया जाए, कैटलॉगर रखा जाता है, सारे काम कल होते हैं। लेकिन उसकी जगह जब हम सेम प्लेस पे सेम बुक का कैटलॉग तैयार करते हैं, इसको बोलते हैं यूनियन कैटलॉगिंग। मतलब सभी ने मिलके यूनियन कैटलॉग तैयार किया।
एक कैटलॉग एक रहेगा, एक बार एंट्री होगी, एक बार प्रिंट होगा या एक बार एंट्री होगी, और सभी यूनिवर्सिटीज के डाटाबेस में उसका दिखाई देगा, कैटलॉग शो होगा उस बुक का कैटलॉग। का मेन फायदा क्या होता है कि जो भी इसमें मतलब कि अ, जो बनाया गया है वो पूरी तरीके से एरर फ्री है, मतलब कि गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। दूसरा, पैसे बचते हैं, सेव होते हैं, बार बार कैटलॉगिंग करने में, बार बार कार्ड बनाने में, डेटा एंट्री करने में, और सभी चीज़ों का ह्यूमन रिसोर्स जो भी हम करते हैं या फिर जो भी फिजिकल रिसोर्स फिजिकल वर्क करते हैं, सभी कहीं ना कहीं पैसे, समय, टाइम कंज्यूम होते हैं। तो यूनियन कैटलॉगिंग इसीलिए शुरुआत की गई थी। रघुनाथ जी ने भी बताया था कि यूनियन कैटलॉगिंग में जो एक साथ तैयार की जाती है, मिलकर बनाते हैं, अलग अलग कैटलॉग में होते हैं, सारे इंस्टीट्यूट का एक कैटलॉग होता है, तैयार किया जाता है और सबके पास करवा देते हैं, तो यूनियन कैटलॉग कहा जाता है। ठीक है, तो इनकैट इनका प्रोग्राम है। दूसरा है सोल। सोल क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। जैसे कि यूनियन कैटलॉग था इंडियन यूनिवर्सिटी का, सेम सोल। सोल क्या है? एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है इंक्रिप्टनेट ने, कहाँ के लिए? हमारी इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए। तो जो भी हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसमें ये सोल सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा है। अभी इसका वर्जन चल रहा है सोल 3.0, करंट वर्जन चल रहा है इसलिए, और काफी अच्छा है। बोलेंगे स्टाफ फ्रेंडली है, आप काम कर सकते हैं इसमें, एंट्री की जाती है इसकी, और सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं इसके। इजीली आप इसको एक बार आप ट्रेनिंग लेने के बाद भी चला सकते हैं। डिफरेंट टाइप की एंट्री की जाती है, उन एंट्री को टैगिंग की जाती है, ये सारे काम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और यूनिवर्सिटी में अपनी यूनिवर्सिटी इसको ही फॉलो करेंगे सोल को। तो अब इसका करंट में 3.0 चल रहा है। नेक्स्ट क्या हमारा चल रहा है ट्रेनिंग में? ऑनलाइन, इसका ही प्रोग्राम है ये, इम्प्लीमेंट ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग सिस्टम। अभी ऑनलाइन कैटलॉग सिस्टम क्या है? ये हमारा जो कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग होती है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया है। इससे क्या होता है? डुप्लीकेशन के चांसेस कम रहते हैं। डुप्लीकेशन इफर्ट्स नहीं होता है, जो भी डुप्लीकेशन करते हैं कैटलॉगिंग का बार बार कॉपरेट में, इसका नहीं होता है। इसको प्रमोट करते हैं, किसको प्रमोट करने के लिए है? ये हमारा ऑपरेटिव कैटलॉगिंग है, ऑपरेटिव कैटलॉगिंग। अब अगला हम बात करते हैं कंसोर्शियम की। तो ई सोर्स सिंधु में आ जाएगा पहला, ई सोर्स सिंधु। ई सोर्स सिंधु कहाँ यूज होता है? ई सोर्स सिंधु है वो हमारा इनिशिएटिव है, कंसोर्शियम है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन के लिए क्या है? कंसोर्शियम है। और इसमें हमारे ई रिसोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड कराएगा। जो भी ई रिसोर्सेज है, ई रिसोर्सेज में हमारा बुक्स, मैगजीन, अदर टाइप के स्टडी मटेरियल्स हो गए यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, और जो भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उन सभी के लिए, उन सभी के हायर एजुकेशन के ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं ई रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म पर। एंड लिस्ट। एंड लिस्ट क्या है? एंड लिस्ट भी एक कंसोर्शियम है। एंड लिस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज
infrastructure, infrastructure for scholarly content. बहुत बड़ा नाम है इसका. नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरी कंटेंट एंड दिस इसका शॉर्ट में फॉर्म है. इसमें आपके ई सोर्स सिंधु पर जो भी कंसोर्शियम हायर एजुकेशन के लिए जो भी ई रिसोर्सेज हैं, ये उसकी लिस्ट प्रोवाइड कराता है. इसमें 6,000 प्लस जर्नल्स हैं, 1 लाख समथिंग ई बुक्स हैं, और इसके अलावा 6 लाख ई बुक्स का भी इसमें रिकॉर्ड है. तो ये एनडीएल की वेबसाइट पे आपको ये एन लिस्ट मिल जाएगी कंसोर्शियम, इसको वहाँ पर ऐड किया गया. तो आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल में जाइए, एनलिस्ट को ओपन कीजिए, और जो भी स्कॉलरी कंटेंट ई बुक्स हो गई, ई कोर्सेज हो गए, ई मैगजीन है, 1,60,000 है, कोई कितना भी है, सबका अलग अलग डेटा है, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी. नेक्स्ट है हमारा इन फी स्टेट्स. इनफी स्टेट है स्टेटिस्टिक वालों के लिए, स्टैटिक्स जो लोग हैं उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. इनफीड नेक्स्ट है हमारा इनफीड. हाँ, इनफीड है. इनफीड क्या है? ये मैनेजमेंट के लिए, ये मैनेजमेंट के लिए. इसका फुल फॉर्म है इन्फ्लिपनेट एसेट मैनेजमेंट फेडरेशन. इन्फ्लिपनेट एसेट मैनेजमेंट फेडरेशन. शोध सिद्धि, शोध शुद्धि. शोध शुद्धि क्या है? शोध शुद्धि में जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर जो भी रिसर्च कर रहे हैं, वो थीसिस में, आर्टिकल्स में जो डेटा यूज करते हैं, उसका प्लेजरिज्म चेक कर. प्लेजरिज्म क्या होता है? जब भी रिसर्चर कोई आर्टिकल पब्लिश करता है या थीसिस लिखता है, उसमें किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए. डुप्लीकेसी मतलब हो गया किसी और का डेटा कट, कॉपी, पेस्ट, ये नहीं होना चाहिए. थीसिस में ओरिजिनलिटी होती है. सेम आर्टिकल में भी जो भी डेटा है वो ओरिजिनल होना चाहिए आपका, और जो भी आपने जहाँ से भी जो सोर्सेस लिए हैं, जो भी आपने ऐड किया है कहीं से भी, उसका रेफरेंस देना चाहिए. मतलब कि जहाँ से भी उसको क्रेडिट देना, रेफरेंस देना चाहिए. थीसिस में भी आप रेफरेंस देते हैं, और रिसर्च आर्टिकल में भी आप रेफरेंस देते हैं. अगर आप रेफरेंस नहीं देते हैं और कहीं और से डेटा कट कॉपी पेस्ट करते हैं, तो आपके प्लेजरिज्म में आ जाएगा. जब भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से प्लेजरिज्म चेक होगा और डेटा कॉपी दिखाएगा 40%, 50%, 60%. अब इसमें भी जो 50% एबव होते हैं, इसकी थीसिस और रिसर्च कैंसिल कर दी जाती है. 50 से थोड़ा कम होता है तो उसको दोबारा चांस दिया जाता है. 1 ईयर में आपको दूसरा डेटा करना है. 30% होता है तो उसको कुछ कुछ टाइम दिया जाता है उसको चेंज करने के लिए, और लेस देन 10% ही वैलिड है विथ रेफरेंस.
तो सीधी क्या है, हमारी सॉफ्टवेयर जो प्लेजरिंग सॉफ्टवेयर है रिसेप्शन के लिए सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं इंटरनेट ने। तो जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं उनको ये फॉलो करनी पड़ती है गाइडलाइन। पहले हमारे जो ये प्लेजरिंग सॉफ्टवेयर होते थे वो इंटरनेशनल लेवल पे होते थे, हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। आज हमारे पास कुछ के सॉफ्टवेयर है, कुछ प्लेजरिंग सॉफ्टवेयर आपको बताती हूँ। और अभी कंटेंट ये हमारे सॉफ्टवेयर है प्लेजरिंग सॉफ्टवेयर। शोध गंगा नेक्स्ट है हमारा शोध गंगा। शोध गंगा क्या है, रिजर्वेयर ऑफ इंडियन थीसिस। जो भी हमारे रिसर्चर पीएचडी कंप्लीट करते हैं वो अपनी थीसिस का जो कॉपीज तैयार करते हैं, उनमें से एक कॉपी हमारी इंटरनेट सेंटर को दी जाती है। जितनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, उसमें टोटल 4 या 5 आपकी थीसिस की कॉपी बनती है, एक यूनिवर्सिटी में जमा होती है। यूनिवर्सिटी के डेटा रिकॉर्ड के लिए एक रिसर्च स्कॉलर के पास रहती है, रिसर्च गाइड के पास एक होती है, एक लाइब्रेरी में जाती है। अगर और भी कोई उनके पास डेटा रिकॉर्डिंग है उसमें चली जाएगी, नहीं तो 4 से 5 इनफ होती है। और उसके बाद में जो हमारा इसकी ई कॉपी होती है पूरी थीसिस की, वो हमारी इनफ्लिबनेट पे अपलोड की जाती है। इनफ्लिबनेट में कहाँ पर, शोध गंगा में। तो शोध गंगा क्या है, हमारा रिपोजिटरी है, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है थीसिस और प्लस डिजर्टेशन भी इसमें आएगा। डिजर्टेशन हमारा एमफिल और मास्टर्स का रहता है। डिजर्टेशन हमारी सबमिशन होता है जब हम मास्टर्स करते हैं, और एमफिल वाले स्टूडेंट का रहता है। ये भी हमारा शोध गंगा में रिपोजिटरी में सबमिशन होता है, ई कॉपी के रूप में अपलोड की जाती है पूरी पूरी थीसिस। और वहां पर आप सर्च टर्म से या स्ट्रीम से या जो भी हमारे प्रोफेसर गाइड होते हैं या रिसर्चर के नाम से सर्च करने पर आपको पूरी पूरी वहां पर उनकी थीसिस दिख जाएगी, जो भी उन्होंने काम किया है एज इट इज, फ्रंट पेज से लेके जितने भी उसके पार्ट होंगे थीसिस के, जितने भी चैप्टर्स बनाएंगे सारे चैप्टर बिब्लियोग्राफी सभी आपको मिल जाएगी। आप किसी की भी थीसिस आराम से देख, सारी यूनिवर्सिटी में ये आजकल अपलोड किया जा रहा है, सीडी फॉर्म में उनको देते हैं, वो उसको कॉपी करके इंटरनेट पर अपडेट कर देते हैं शोध गंगा में। तो आप किसी की भी थीसिस शोध गंगा में देख सकते हैं। तो ये किसके लिए होता है, ये ईटीडी शॉर्ट में इसको बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन आया ईटीडी क्या है, ईटीडी हमारा इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशन डिसर्टेशन। ईटीडी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस में, या नॉर्मली हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और नेट के पेपर भी काफी बार आता है। व्हाट इज ईटीडी, और ईटीडी किससे जुड़ा हुआ है, शोध गंगा से जुड़ा हुआ है, किसका प्रोजेक्ट है, इंप्लीमेंट का प्रोजेक्ट है। और ईटीडी हमारा शोध गंगा, शोध गंगा के बाद आती है शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री, अब शोध गंगोत्री क्या है, शोध गंगा में तो थीसिस और डिसर्टेशन अपडेट कर दी थी। तो शोध गंगोत्री में हमारे आएंगी जो भी सिनॉप्सिस तैयार करती है पीएचडी या डिसर्टेशन के पहले सिनॉप्सिस तैयार करनी थी। सिनॉप्सिस हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, ब्लूप्रिंट होता है किसका, रिसर्च का।
ये आपका 10 to 12 पेज जो भी मैक्सिमम पेज होते हैं सबका अलग अलग सिनॉप्सिस होता है इस टॉपिक पर है। तो आपका 10, 12, 14, 15, 20 पेज तक मैक्सिमम सिनॉप्सिस होता है। उसमें आपका टाइटल रहता है हमारा, ये होता है कि टाइटल किस टॉपिक पे आपको पीएचडी बनानी है, प्रीप्रिंट होता है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको 6 मंथ में क्या क्या करना है, फिर प्लस नेक्स्ट 6 मंथ में क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे कि आप पहले 6 मंथ में अपना कोर्स वर्क पूरा करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके बाद में डेटा का फीड करेंगे, डेटा का सिंप्लीफाइड करेंगे। इस तरीके से 6 मंथ तक आपका ये 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ इस तरीके से जितना भी टाइम आप गेन करेंगे तो एक ब्लू प्रिंट तैयार कर लेते हैं कि हाँ 3 इयर्स में या नेक्स्ट 3+ इयर्स में हम ये काम इस टॉपिक पे करेंगे, ये टाइटल तैयार करेंगे, लिटरेचर तैयार करेंगे, और जो भी हमारे चैप्टर्स होते हैं जो हमारी थीसिस के अंतर्गत आते हैं तो उनका एक ब्लू प्रिंट तैयार करना कि कैसे हमें रिसर्च करनी है और क्या हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, क्या किस तरीके से उसका फ्यूचर प्रोग्राम कैसे हम इसको कंडक्ट करेंगे, कैसे अपना क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो एक हम आइडिया बोलेंगे सिनॉप्सिस को। हम सिनॉप्सिस का इसमें आपको जो भी सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं पीएचडी के सबसे पहले सिनॉप्सिस में करते हैं, उसी से हमारा टाइटल डिसाइड होता है। वो सारी सिनॉप्सिस आपको कहाँ मिलेंगी, सोर्स यूनिवर्सिटी पर मिल जाएंगी। रिसर्च स्कॉलर की जो अप्रूव्ड सिनॉप्सिस होती हैं उसको सोर्स यूनिवर्सिटी में आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद ही हमारी थीसिस तैयार होती है। शोध चक्र, शोध चक्र क्या है? शोध चक्र है हमारा जो भी गाइड होता है, रिसर्चर होता है जो हम यूनिवर्सिटी में, सुपरवाइजर होता है, गाइड होता है हमारा यूनिवर्सिटी में, जो पीएचडी कंडक्ट कराता है, पीएचडी कराता है, वो रिसर्चर की कैसे हेल्प करेगा, जो उसका लाइफ साइकिल रिसर्चर का, रिसर्च स्कॉलर का, उसको कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएगा, उसको कैसे हेल्प करेगा, कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी सहायता से वो अपनी थीसिस को आगे बढ़ाएगा, आगे रिसर्च करेगा। तो उसके लिए हेल्प करने के लिए सोच चक्र, इसमें रिसर्चर सुपरवाइजर से हेल्प ले सकता है, प्लस अदर जो भी उसमें उसके हेल्प कर सकते हैं, जो भी एक्सपर्ट है उस फील्ड से रिलेटेड उनकी भी हेल्प ले सकता है सोच चक्र के थ्रू अपनी 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 पीएचडी के दौरान, अपनी रिसर्च के दौरान। और इम्प्लीमेंट जो और भी है, इन्फोपोर्ट है एक इनका प्रोग्राम है, इन्फोपोर्ट। इन्फोपोर्ट क्या है? इन्फोपोर्ट क्या है, पोर्ट का मतलब समझ गए होंगे। इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट सब्जेक्ट गेटवे, सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन ई रिसोर्सेज। इन्फोपोर्ट है वो सपोर्ट करता है, हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है किसमें, ब्राउजिंग में, ब्राउजिंग में सपोर्ट करता है इंटरनेट के थ्रू रिसोर्सेज तक पहुंचने में। पोर्ट मीन दरवाजा हो गया, बंदरगाह हो गया, क्या बोलेंगे पोर्ट को, इससे इंफॉर्मेशन का पोर्टल, ऐसा पोर्टल जो हमारी हेल्प करता है पहुंचने पे, ई रिसोर्सेज है वहां तक पहुंचने के लिए, क्या गेटवे फॉर इंडियन ई रिसोर्सेज। इंडिया में ई रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहां तक पहुंचने के लिए ब्राउजिंग हेल्प करता है। अच्छा, स्कॉलर से रिलेटेड कुछ इनके और भी प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेस भी है, जैसे विद्वान। विद्वान क्या है, एक्सपर्ट डाटाबेस, एक्सपर्ट डेटाबेस, एक्सपर्ट डेटाबेस। एक्सपर्ट डेटाबेस होते हैं जो हमारे रिसर्चर होते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट मान लीजिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के एक्सपर्ट जितने भी हमारे प्रोफेसर हो गए
सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो गए, उन सभी का डेटा, उनके उनकी प्रोफाइल, उनका काम, उनके जो कंट्रीब्यूशन है, वो सब आपको इसमें विद्वान डेटाबेस में, नाम ही विद्वान मतलब जो एक्सपर्ट है उसी का डेटाबेस आपको किसमें मिलेगा, विद्वान मिलेगा। आप विद्वान पे जाकर देखिए, सर्च कीजिए नाम डाल के एक्सपर्ट का, उसकी पूरा पोर्टफोलियो पूरा प्रोफाइल खुलता रह जाएगा। सेव में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेव ही हमारा शी रिसर्च, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, मतलब कि सी मीन्स हो गया फीमेल, रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया इज द एक्सपर्ट प्रोफाइल नेटवर्क सिस्टम that connect, that delivers the knowledge, skills, and expertise of women across various fields in India. मतलब कि बहुत जो अपने फील्ड की बहुत ही एक्सपर्ट जो लेडीज हैं, फीमेल एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनका डेटाबेस सेव लिव बनी, लिव वेरी इंपॉर्टेंट, लिव बनी, ये क्या है, लिव बनी अ डेडिकेटेड digital space for professional to show face their profile, their profiles, achievements, contribution, जो भी हमारे लिए बाइंडिंग में क्या है, डिजिटल फेस फॉर प्रोफेशनल टू शोकेस देयर प्रोफाइल, अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन फॉर देयर फील्ड, मेंटरशिप, कोलैबोरेशन, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। तो ऐसे लोग, ऐसा डेटाबेस, ऐसा डिजिटल डेटाबेस जो प्रोफेशनल की पूरी प्रोफाइल, उनके अचीवमेंट, उनके कंट्रीब्यूशन, उनका मेंटरशिप, उनका कोलैबोरेशन डिफरेंट फील्ड्स में है, नॉलेज फील्ड में है, वो मान लीजिए कोई भी एक्सपर्ट है एक इंस्टीट्यूट में है, वहां पर ही केवल उसकी प्रोफाइल शो कर रही है, लेकिन वो एक्सपर्ट तो है ही अपने फील्ड का, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना कॉपरेशन करे, तो हम उसकी प्रोफाइल वहां से देख के जो उनमें से एक्सपर्ट डेटाबेसेस, एक्सपर्ट जो होगा उस फील्ड का, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं, उसकी मेंटरशिप ले सकते हैं, उसको अपने इंस्टीट्यूट में बुला के उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे टीचिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प हो जाए, रिसर्च से रिलेटेड जो भी वो हेल्प हो जाए, ये बारे में आता है। और एक हमारा ILMS है, इंप्लीमेंट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस, ये हमारा इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर हायर एजुकेशन पूरी इंडिया में है, उसमें जो हमारी डिजिटल सर्विसेज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये ऑफर करता है सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डीम्ड यूनिवर्सिटी पे, जो भी हमारे एक्सपर्ट की जो एक्सपर्ट डेटाबेस है, जैसे ईपीजी पाठशाला है, ईपीजी पाठशाला, ये भी इंटरनेट का प्रोग्राम है, इसमें यूजीपीजी सॉरी यूजीपीजी तक का कंटेंट पड़ा हुआ है, हर फील्ड का है। आप अगर बीए कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा, एमबी कर रहे हैं तब भी आपको, जो भी स्ट्रीम में लाइब्रेरी साइंस में जो भी कोर्स सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड नोट्स हैं, आइडियाज हैं और कंटेंट पड़ा हुआ है हमारा ईपीजी पाठशाला में, जो कि इंटरनेट की है। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म को इंटर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विस, सर्विस ईपीजी पाठशाला क्या है, सर्विस है, प्रोवाइड कराता है, गेट पे देता है पीजी कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए, तो ये लर्निंग कंटेंट जो है उस पर अपडेट करवाता है, ठीक है, इंटर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया, एक चीज और है थी आपके लिए,
जो हमारी इफ्ला थी, इफ्ला के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? किसी को पता है? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी ने पढ़ा हुआ है इफ्ला की प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? इफ्ला का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला? इफ्ला के प्रेसिडेंट कौन है? इफ्ला का प्रेसिडेंट 2 इयर्स के लिए होता है। तो करंट में कौन है? 2025 में आए थे, 2027 तक रहेंगे अभी। तो 2025 से 2027 के लिए इफ्ला के प्रेसिडेंट है लेस्ली वेल। याद कर लीजिए, पूछ सकते हैं लेस्ली वेल। तो आज हमने इफ्ला के बारे में पढ़ लिया, इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया, और एनडीएल के बारे में पढ़ लिया। और एक चीज और है, पूछा जा सकता है करंट में, ओ एन ओ एस। व्हाट इज ओ एन ओ एस? पता है तो एक मिनट में कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन? आपको आइडिया है इसके बारे में कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? करंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाएगा, इंटरव्यू में काफी जगह पूछा भी जा चुका है। तो मैं बता देती हूँ। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने 15 अगस्त 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से बोला था कि जो हमारे इंडिया में रिसर्च हो रही है उसको और डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे रिसर्चर को हेल्प हो, और कैसे हमारी जो कंट्री है वो रिसर्च को प्रमोट करे, बहुत अच्छी रिसर्च करे। तो उसके लिए उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था और इसको बोला था जय अनुसंधान। अनुसंधान। पूरी बात ओ एन ओ एस की यहीं से निकल के आती है। मोदी जी ने 2022 में 15 अगस्त को जय अनुसंधान नाम से कॉल कॉल किया था, स्लोगन को बोला था रिसर्च को प्रमोट करने के लिए और डेवलप करने के लिए। फिर इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें भी जिक्र किया था कि रिसर्च को और आउटस्टैंडिंग कैसे बनाना है, हमारी एजुकेशन को देश में कंट्री में कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए कुछ मिशन कुछ विजन होने जरूरी है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। उसके बाद इन्होंने इंडिया को आत्मनिर्भर भारत कब तक बनाना है? आत्मनिर्भर भारत, भारत एंड विकसित भारत, विकसित भारत कब तक बनेगा? 2047, 2047 तक इंडिया क्या बनना चाहिए? आत्मनिर्भर भारत है, विकसित भारत। इसी पर इन्होंने बोला था, तभी इन्होंने बोला था उस टाइम कि वन नेशन वन सब्सिडी क्या है? कि स्कीम है, स्कीम। जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट स्कॉलरी जर्नल्स हैं, जर्नल्स हैं। जो हाई स्कॉलरी हाई लेवल के स्कॉलरी जर्नल है, हाई इम्पैक्ट के रिसर्च आर्टिकल है, जर्नल है, पब्लिकेशन है, वो हमारे स्टूडेंट को, फैकल्टी को, रिसर्चर को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। कहाँ? हायर इंस्टीट्यूशन में होने चाहिए।
इजीली अवेलेबल होने चाहिए। अब बात आती है कि जब सभी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के हायर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के लिए बजट आता है, हमारा ई जर्नल, ई मैगजीन, पब्लिकेशन, स्कॉलरी जर्नल खरीदने के लिए करोड़ों रुपए का बजट आता है और सभी परचेज करते हैं। यहाँ पर बात हुई थी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, मतलब कि ऐसा आर्टिकल होने चाहिए, ऐसे स्कॉलरी कंटेंट जिनका सब्सक्रिप्शन एक बार लेना चाहिए, उनको वर्ल्ड पूरा इंडिया यूज करे। वन नेशन मतलब एक साथ सारे लोग, सारे हायर एजुकेशन मिलकर वन टाइम सब्सक्रिप्शन लेके सभी को यूज करे। अलग अलग सबके लिए इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, चीज सबको सेम खरीदनी है। अगर आईआईटी में एक जगह जर्नल खरीदे जा रहे हैं, आईआईटी कानपुर में खरीद वही जर्नल आईआईटी खड़गपुर में भी खरीदे जाएंगे, बॉम्बे में भी खरीदे जाएंगे। अलग अलग सब्सक्रिप्शन क्यों लेना, एक सब्सक्रिप्शन से जब सबका काम चल जाएगा तो फिर अलग अलग करोड़ों रुपए क्यों वेस्ट करने। और ऐसा करने से टाइम भी बचेगा, प्लस मनी भी बचेगा, और हम और अधिक और अधिक जर्नल्स को, और अधिक जो इम्पैक्ट के जर्नल्स हैं, स्कॉलरी जर्नल्स हैं, आर्टिकल, उनको परचेज कर सकते हैं। मतलब कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीज कर सकते हैं, सेविंग भी मिलेगी, प्लस हमें ज्यादा आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। तो ये थी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। इसके लिए लाइसेंस चाहिए हुआ है। क्या लाइसेंस? इसके लिए ई जर्नल्स के लिए, डेटाबेस के लिए, तो ये जर्नल लाइसेंस प्रोवाइड होगा। इसी लाइसेंस से आईआईटी कानपुर भी परचेज करेगा, इससे आईआईटी बॉम्बे भी परचेज करेगा, आईआईटी मद्रास भी परचेज करेगा, सेम आईआईएम आईआईएम लखनऊ भी लेगा, रोहतक भी लेगा, अमृतसर भी लेगा। मतलब एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, अलग अलग स्ट्रीम का सब्सक्रिप्शन एक रहेगा और सभी को ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल मिलेंगे। तो ये आपकी हमारी ONUS स्कीम, इसके बारे में पढ़ लीजिए इसका फुल फॉर्म। तो इसमें करोड़ों रुपए के जनरल, करोड़ों आर्टिकल परचेज किए जाते हैं, और ये 2025 से लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2000 की बात तो इसकी 2022 में हुई, क्योंकि 1 जनवरी से अप्लाई हो गया है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। कल कुछ नए टॉपिक के साथ में आएंगे और करंट ट्रेंड क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे, प्लस लाइब्रेरी के जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में जो भी आपको पसंद आया हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच।